हेलो राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद शुभम गुरसारे में। तो होप सो सारे के सारे बेहतर होंगे। तो कैसे हो, एक बार सभी लोग कमेंट में लिख के बता दो कैसे हो करके, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग क्विक रिवाइज देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में क्या देखी। तो हम लोगों ने पहली जो क्लास थी उसमें पहले हमने क्या देखी कि जो हमारा सिलेबस है कि किस तरीके से हम लोग क्लास को कवर करने वाले हैं। तो वो पूरा जो सिलेबस है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे। अब उसके बाद जो हमने सेकंड क्लास ली उसमें क्या देखे, तो हमने वहाँ पर आपदा चक्र के बारे में समझे थे। तो आपदा चक्र क्या होता है ना। उसमें हम लोगों ने यानी जो आपदा चक्र है उसके बारे में जानकारी निकाले थे हमने कि कैसे कि जो आपदा है हम लोगों ने उसको 3 भागों में बांट करके उसका मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, है ना। तो पहला क्या देखे थे हमने देखे थे कि आपदा के पूर्व हम लोग क्या कार्यवाही कर सकते हैं। फिर जब आपदा आती है तब हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि आपदा का जो जोखिम है उसको कम से कम किया जाए। और उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि जब आपदा हो गई उसके बाद हम लोग कैसे पुनर्वास कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने देखे थे। अगर आप लोग नए हो वीडियो पर तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, हमारी पुरानी वीडियोस देखना नहीं भूलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो क्लासेस है इसका बेस मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ की ये क्लास समझ में आने से पहले आपको लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासों में पहले हम लोगों ने आपदा देखे थे और उसका मैनेजमेंट के तरीके देखे थे, है ना, यानी डिजास्टर चक्र देखे थे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक आपदा को पकड़ेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कि कैसे मान लीजिए जैसे कि आपदा है ना, जैसे भूकंप को ले लीजिए तो भूकंप के कारण क्या होते हैं, है ना। फिर प्रभाव देखेंगे, फिर उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसके प्रबंधन में आ रही चुनौतियां देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक एक आपदा को रखेंगे और उसके पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख के समझ ही गए कि आज क्या है, आज हम लोग अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे, है ना। अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थक्वेक के बारे में जब हम बात करते हैं तो अर्थक्वेक यानी भूकंप, भूकंप आखिर होता क्या है। तो जब हम देखते हैं भूकंप, तो भूकंप क्या है, 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक है भू और दूसरा कंप। यानी भू का मतलब होता है पृथ्वी और कंप का मतलब होता है कंपन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के कंपन करने को हम भूकंप कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी के कंपन करने को हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब लोग भूकंप को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें पहले हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग देखेंगे कि भूकंप क्या है, ठीक है। फिर भूकंप के कारणों के बारे में जानेंगे कि भूकंप जैसी जो घटनाएं होती है वो किस कारण से होती है, ठीक है। कि ये भूकंप मान लीजिए कि अब हर जगह तो भूकंप नहीं आते, मगर कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर भूकंप की घटनाएं जो है बार बार देखी जाती है। तो ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से कुछ जगहों पर भूकंप आते हैं और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर भूकंप नहीं आते हैं, है ना। तो वो भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या है कि भूकंपीय क्षेत्र डिसाइड किए हुए हैं कि कौन कौन से जो क्षेत्र है ये भूकंपीय क्षेत्र है ना, जोखिम के आधार पर कि जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं वहाँ पर उसको हमने क्या है जोन के हिसाब से डिवाइड करके रख लिया है। तो वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि भूकंप के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, है ना। नेगेटिव इफेक्ट होता है और साथ ही क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, तो वो भी हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग आपदा प्रबंधन यानी जब भूकंप आपदा आती है तो इसका हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, है ना, तो वो भी देखेंगे। तो उसमें पहले जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, प्रबंधन के हमने 3 स्तर देखे थे। एक तो आपदा के पहले, दूसरा आपदा के समय और तीसरा आपदा के बाद, है ना। तो यहाँ पर वो देखेंगे हम लोग। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना, इसके क्या दिशा निर्देश है भूकंप आपदा को लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अभी जो क्लास को है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भूकंप होता क्या है, ठीक है। क्या होता है कि भू का कंपन करना, पृथ्वी का कंपन करना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। अब देखिए हम लोग भूकंप के कारणों के बारे में जाने कि भूकंप आखिर आते क्यों है ना, किस कारण से भूकंप जैसी घटनाएं होती है, सॉरी। तो देखो अब हम लोग देखेंगे पहला कारण जो है टेक्टोनिक इफेक्ट। क्या, टेक्टोनिक इफेक्ट। ये तो टेक्टोनिक इफेक्ट है ना, ये क्या होता है, तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना, ये क्या होती है। तो इसमें बताया है कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, है ना,
पृथ्वी जो है प्लेटों में डिवाइड है, और जो प्लेटें हैं वो स्थिर नहीं है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मान लीजिए जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से या तो दूर होगी या फिर आपस में आकर टकराती है, ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट से आकर के इस तरीके से टकराई है। अब जब टकराएगी तो क्या होगा, कंपन क्रिएट होगी, ठीक है। तो जब कंपन क्रिएट होगी तो ऊपर की सतह जो है कंपन करेगी, ठीक है, और जब कंपन करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक मेजर रीज़न हो जाता है भूकंप आने का। अब देखिए दूसरा कारण देखेंगे हम लोग, ज्वालामुखी क्रिया है। अब सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि ज्वालामुखी क्या होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेट क्या है, दूसरी प्लेट के नीचे चले जाती है, और अधिक नीचे जाने से क्या होता है कि ये प्लेट जो है, जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होते जाती है। तो जब ये प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट से टकराई और ये नीचे चले गई तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि के कारण अंदर पिघल जाएगी, और जब ये पिघल जाती है तो नीचे लावा बन जाती है, ठीक है, और वो लावा क्या है, ऊपर आने का ट्राई करता है। अब जहाँ भी उसको दरार मिलती है वो वहाँ पर क्या है, बूम करके बाहर आ जाता है। अब मान लीजिए कि अगर ऊपरी सतह को कोई चीज़ फाड़ के बाहर आ रही है तो क्या वो कंपन करेगी ना। मान लीजिए ये सतह है, अब इसको फाड़ के बाहर आ रही है तो कोई प्रेशर लगाएगी, और जिस प्रेशर से बाहर आएगी वो कंपन क्रिएट करेगी, ठीक है। तो उससे ये भी एक क्या है, मेन रीज़न हो सकता है भूकंप के आने का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2 रीज़न देखे। अब देखते हैं हम खनिजीय कारण। तो देखो खनिजीय कारण क्या हो सकता है कि आपने देखा होगा कि जो खनिज है ना, उसके निकालने की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं उत्खनन और दूसरा को कहते हैं खनन, ठीक है। तो उत्खनन में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर की जो परतें है ना, ऊपर की जो परतें हैं उसको हम लोग खोद कर निकालते हैं। लेकिन खनन में क्या होता है कि हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। कैसे ड्रिलिंग करते हैं, तो इस तरीके से जो है चट्टानें होती है, और हम लोग क्या करते हैं, उत्खनन में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से खोदते जाते हैं, ठीक, यहाँ से इस तरीके से खोदते जाते हैं, और ऊपर से जो जगह है इसको ऊपर से जो है खनिजों को निकालते जाते हैं। लेकिन जो खनन है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग देखो ये है चट्टान, ठीक है, हम लोग यहाँ से ड्रिल करते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से ड्रिल करते हैं और यहाँ से अंदर जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है ये इस तरीके से अंदर में खनिज जो तत्व है उसको बाहर निकालते हैं। अब मान लीजिए कि कभी बारिश होती है, ठीक है, बारिश हो रही है, या फिर ये जब अंदर चले जाते हैं हम लोग, तो ये जो भाग है क्या ये कमज़ोर होगा, क्योंकि यहाँ डेली जो है ड्रिलिंग का काम चल रहा है, ठीक। तो जब ये कमज़ोर हो जाएगा तो हो सकता है ये धंस जाए, और जब धंस जाएगा तो ये कंपन पैदा कर सकता है, ठीक, और उसके कारण भी क्या है कि भूकंप आ सकते हैं, है ना। तो आप लोग देखे होंगे कि जो भी क्या कहना चाहिए, जहाँ पर खनिजीकरण हो रहा है ना, वहाँ पर भी आपको जो है भूकंप की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक। अब देखेंगे हम अगला जो पॉइंट है वो है मानव गतिविधियाँ। क्या देखेंगे, मानव गतिविधियाँ। तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है कि बांध, ठीक है, डैम को समझ रहे हैं। बांध क्या होता है कि बांध जो होता है, ये देखो ये एक नदी जा रही है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि एक डैम बना दिए, है ना, विकासात्मक प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बांध बना दिए। यानी बांध क्या होता है कि कोई नदी है जा रही है, उसमें जो हम लोग अवरोध लगा देते हैं, है ना, जो अवरोध लगा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। तो हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट है ना, बिजली प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए बांध। अब इसको हम लोग थोड़ा सा, जैसे ये मैंने बनाया 2D में, तो हम इसको थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक नदी है, ये नदी है, और ये आपने बना दी है एक डैम, ठीक है, ये बना दिया आपने डैम। उतना तो अच्छा नहीं बना है, बाकी देख लोगे, है ना। इमेजिन कर लो कि ये बांध है, ठीक है। अब ये नदी है और ये हम लोग ज़मीन के अंदर की सतह बनाया है। अब यहाँ पर जब हमने बांध बनाया है तो क्या यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ेगा, ठीक, पानी बढ़ेगा।
और पानी क्या ऐसा हो सकता है कि पानी जो है ज़मीन के अंदर की सतह पर रिस करके जाए, है ना, पानी ज़मीन की सतह पर जा सकता है रिस करके। तो जब ये रिस करके अंदर जाएगा तो क्या ये जो दो प्लेटें हैं, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, ये है ना, ये प्लेटें हैं या ये प्लेटें हैं, क्या इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर चले जा सकता है ना, जब पानी रिस के जा रहा है तो क्या ये यहाँ पर एक ग्रीस का कार्य कर सकता है ना, स्नेहक का कार्य कर सकता है। ठीक, पानी अगर मान लीजिए सतह के नीचे जा रहा है तो क्या ये स्नेहक का कार्य कर सकता है ना, जिससे कि ये जो प्लेटें हैं आपस में जो घर्षण के कारण से धीरे जा रही थी वो क्या है, थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ जाएगी, जिसके कारण से क्या हो सकता है, जिसके कारण से मान लीजिए ये प्लेट है दूसरी प्लेट से आगे थोड़ा तेज़ी से निकल गई, तो क्या ऊपर हलचल तेज़ हो जाएगी, और जब हलचल तेज़ हो जाएगी तो भी भूकंप आ सकते हैं, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है काय का, भूकंप का, है ना। तो ये मानव निर्मित हम लोग गतिविधियों में कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भूकंप की सक्रियता। आप लोगों ने सुना होगा कि भूकंप जो है वो कभी भी सिंगल भूकंप नहीं आता है, पहले एक तरंग आती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके भूकंप जो है आता है, यानी एक एक करके एक के बाद एक तरंगे आती है ना। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर से भूकंप आया हुआ है, यहाँ पर भूकंप की जो है केंद्र है ना, मतलब जो अधिकेंद्र है भूकंप का ये है ना। यहाँ पर से जब भूकंप आया एक जगह, मान लीजिए ये सतह है और यहाँ पर आया, तो भूकंप की जो तरंग है वो लगातार आती है ना, एक आई उसके बाद दूसरी आकर के फिर से हिट करेगी, फिर तीसरी हिट करेगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि एक जगह पर भूकंप आने के कारण कहीं और, मान लीजिए कि कहीं और जगह दूसरी जगह पर, जैसे मान लीजिए कहीं ज्वालामुखी है वहीं पर आजू बाजू, ठीक है, तो यहाँ पर भूकंप आया, उसकी वजह से जहाँ पर एक जही दूसरी जगह है जहाँ पर ज्वालामुखी की घटनाएं चल रही थी, तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पर मान लीजिए वो ज्वालामुखी है मगर अंदर है, मगर साइड में कहीं भूकंप आया, उसकी वजह से यहाँ की ज़मीन में दरार हो गई। ठीक, तो वहाँ से उसको बाहर निकलने का जो है रास्ता मिल गया, किसको, ज्वालामुखी को, तो वो यहाँ पर हिट करके बाहर आ जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी भूकंप की घटनाएं बढ़ जाए, है ना, यहाँ पर भूकंप आ जाए। तो इस तरीके से जो मतलब भूकंप की सक्रियता है ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक कारण हो जाएगी, दूसरा क्या है, दूसरा जो है ज्वालामुखी की सक्रियता, फिर हमने समझा कि जो खनिजीकरण हो रहा है उसके कारण से भी जो है आपका भूकंप जो है आ सकता है ना। फिर वहीं देखिए हमने मानव निर्मित गतिविधियाँ जो है उसकी वजह से भी भूकंप की घटनाएं देखने को मिली है, और साथ ही क्या है कि भूकंप जो है, भूकंप का आना भी एक भूकंप का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, वीडियो को लाइक कर दो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है उससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलो अब आगे देखेंगे हम लोग भूकंप के प्रभाव। ठीक है, तो भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं। देखो हम लोग कोई भी आपदा को पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या उसका कोई सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 90% लोगों को क्या है कि भूकंप के नकारात्मक प्रभाव ही पता है, लेकिन क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन बनाया है या कोई भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बना है कि हाल ही में कोई जगह है, मान लीजिए कि हाल ही में जापान में बढ़ रहे भूकंप गतिविधियों के आधार पर उससे होने वाले प्रभाव को बताइए, जिसके जैसे सकारात्मक और नकारात्मक, आपको दोनों प्रभावों के बारे में वहाँ पर चर्चा करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भूकंप के सकारात्मक प्रभाव क्या है और साथ ही नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि भूकंप के क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खनिज, क्या देखेंगे, खनिज। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि खनिज जो है वो कहाँ पर होते हैं। आप लोग को पता है कि ज़मीन की, पृथ्वी के बहुत अंदर तक की जो है खनिज होते हैं। अब मान लीजिए कि भूकंप आया, ठीक है, भूकंप की गतिविधियाँ हुई, तो जिसकी वजह से मान लीजिए कि अंदर जो बहुत गहराई पे जो खनिज था वो ऊपर की साइड आ गया, ठीक, और ऊपर की साइड आ गया। तो जो खनिज है अगर वो ऊपर की साइड आ जाता है तो क्या है कि उसको निकालना
आसान हो जाएगा अपेक्षाकृत जब वो अंदर होगा, है ना। कई बार क्या होता है कि भूकंप के आने की वजह से हमें जो है जो बहुमूल्य खनिज है वो जो है बाहर देखने को मिलते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो आपका खनिज में जो क्या कहना चाहिए आपका जो ड्रिलिंग में खर्चा है वो कम हो सकता है ना। तो ये आप लोग एक सकारात्मक प्रभाव में देख सकते हैं। वहीं दूसरा देखते हैं नए ढांचों का निर्माण। नए ढांचों का निर्माण कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर भूकंप की घटनाएं देखी गई है, वहाँ पर कुछ जगह ऐसी देखी गई है जहाँ पर कि नई नदियों का मतलब जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल बन गया है वहाँ पर, है ना। क्या हो गया है कि उद्गम स्थल बन गया है वहाँ पर भूकंप के कारण से, है ना। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि जब वहाँ पर नदियों का उद्गम स्थल बन गया है तो वहाँ पर नदियाँ बहेगी, ठीक। जब नदियाँ बहेगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की पारिस्थितिकी सुधरेगी, ठीक, जल आपूर्ति होगी। तो ये भी एक इसका सकारात्मक प्रभाव में आ जाता है। वहीं तीसरा है हम लोग देखेंगे सावधानी बढ़ना। तो अब जो हमारा अगला है क्या आ जाएगा, सावधानी बढ़ना। क्या क्या है, सावधानी बढ़ना। तो मान लीजिए कि अगर किसी जगह पर पहले भूकंप आया हुआ है, ठीक, तो वहाँ पर क्या है लोगों को जागरूक किया जाएगा कि पहले जब भूकंप आया है तो उससे लोग जागरूक हो जाएंगे, ठीक। उस आधार पर प्रशासनिक तंत्र भी सुधर जाएगा। तो जब मान लीजिए प्रशासनिक तंत्र सुधर जाएगा तो क्या होगा कि जब इन फ्यूचर पर दोबारा अगर मान लीजिए कि आपदा आने का संभावना बनती है या जब दोबारा आपदा आती है तो क्या होगा कि जब पहले इससे पहले आपदा आई हुई है तो उसकी तुलना में जो जोखिम है वो थोड़ा कम होगा। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव में आ जाता है कि क्या है कि सावधानी बढ़ जाएगी, है ना, लोग जागरूक हो जाएंगे उसकी तरफ। वहीं साथ में क्या है तंत्रिका अनुसंधान की बात करेंगे, है ना। जब मान लीजिए सावधानी बढ़ जाएगी, प्रशासन तंत्र क्या है कि उसके लिए ज़्यादा एक्टिव रहेगा, है ना। अब क्या होगा कि तंत्रिका अनुसंधान से क्या समझेंगे हम लोग कि तंत्रिका अनुसंधान से कि मान लीजिए कि कहीं पर भूकंप आ रहा है तो उस भूकंप जगह जो है मान लीजिए उस जगह पर क्या है कि जो रिसर्च होंगी कि वहाँ पर किस कारण से भूकंप आ रहे हैं, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पर बार बार भूकंप आ रहे हैं, ठीक है। तो उस आधार पर जब वहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर अनुसंधान हो रहा है, वहाँ रिसर्च हो रही है, तो उससे क्या होगा कि एक जो क्या कहना चाहिए आपका, मान लीजिए कि वहाँ पर रिसर्च हुआ है तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, वहाँ की तकनीकी सुधार की जाएगी। साथ में क्या किया जाएगा, वहाँ पर जो घर है जो घर वगैरह बनाए जाएंगे वो किस तरीके बनाएंगे, आपदा रोधी बनाए जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से क्या है कि वहाँ पर लोगों का वहाँ पर जो है प्रशासन का अधिक फोकस रहेगा, ठीक। तो ये भी एक उसका जो है सकारात्मक प्रभाव आ जाता है। तो अब हम लोगों ने देखा कि क्या क्या भूकंप के सकारात्मक प्रभाव थे। अब वहीं हम बात करेंगे कि भूकंप के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, नेगेटिव क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि भूकंप की जो है नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है ना। इसी कारण से हम क्या है इसका प्रबंधन करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको क्या है 5 जो आधार पर इसको हम लोग डिवाइड करके यहाँ पर समझ रहे हैं। पहला देखेंगे हम लोग कि भौतिक प्रभाव, है ना। भौतिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो मान लीजिए जब भूकंप आता है तो क्या होता है कि क्या बिल्डिंगों के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, हाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ते हैं ना। क्या होता है कि हाँ बहुत बड़ी बड़ी भी जो बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त हो जाती है। साथ में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं भूकंप आता है, कई जगह क्या होता है कि भूस्खलन जैसी घटनाएं हो जाती है। जब भूस्खलन हो जाता है तो क्या होता है मलबा रोड पर आ जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, रुक जाता है ना। फिर कई जगह क्या होता है कि मान लीजिए कि झील है ना, जब झील है तो झीलों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वहाँ पे क्या है कि पारिस्थितिकों को प्रभाव पड़ता है। वहीं देखेंगे कि मान लीजिए अगर नदी है, नदी बह रही है या डैम है, ठीक। तो जब भूकंप आता है तो कई बार क्या होता है कि भूकंप जैसे जो भूकंप है उसके टूटने की घटनाएं सामने आती है, जिससे क्या है कि बाढ़ बढ़ सकती है। तो ये क्या है इसके नकारात्मक प्रभाव है। तो हम लोग भौतिक प्रभाव में क्या देखेंगे, क्या है कि भवनों और संरचनाओं का नुकसान होता है, ठीक। मैंने बताया आपको कि भूकंप से क्या है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं। भूस्खलन होता है, बिल्कुल क्या होता है कि भूस्खलन क्या होता है कि मान लीजिए जो ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा फिसल कर या टूट करके सड़कों पर या नीचे की ओर आ जाना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। वही नदियों के अवरुद्ध होने से बाढ़ जैसी घटनाएं होती है, ठीक। तो ये हो जाते हैं आपके भौतिक प्रभाव।
दूसरा क्या है, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक यानी अर्थ यानी पैसे से संबंधित। तो क्या होता है, जब मान लीजिए अगर आपका घर गिर गया, ठीक, अगर घर गिर जाता है तो एक बहुत बड़ी संपत्ति है ना आपकी जो है ध्वस्त हो जाती है, ठीक, क्योंकि जो घर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है ना, तो ये एक आपकी जो संपत्ति का नुकसान ये में आ जाएगा, ठीक। वहीं देखेंगे तो बुनियादी ढांचे बनाना पड़ता है। अब मान लीजिए घर गिर गया तो वो गिरा हुआ तो नहीं रहने देंगे, उसको बनाएंगे। तो जब उसको बनाएंगे दोबारा से तो उसमें खर्चा आएगा, ठीक। तो जब उसमें खर्चा आएगा तो क्या होगा, आर्थिक नुकसान में गिना जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे पर्यावरणीय प्रभाव। अब मान लीजिए भूकंप आया, ठीक है, नदी, मान लीजिए नदी जा रही थी जिससे उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब मार्ग अवरुद्ध हो गया तो क्या हो गया कि बाढ़ की घटना आ गई। अब बाढ़ आई तो उससे क्या होगा कि खेती के साथ, मान लीजिए कि वहीं साइड में खेत था, खेत खराब हो गया, ठीक। अब वहाँ पर जो जल जीवन था वो क्या कहना चाहिए, बाढ़ की चपेट में आ गया, ठीक। भूकंप की वजह से कहीं बिल्डिंग गिरी, वहाँ पर कुछ जीव जंतु थे वो मारे गए। तो उससे क्या है कि पारिस्थितिकी का प्रभाव इफेक्ट होगा कि नहीं, पारिस्थितिकी जो है ना, इस पे इफेक्ट होता है। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। अब मान लीजिए कि कहीं पर एक जगह पर, मान लीजिए कोई जगह एक्स है, या फिर जापान की बात कर लूँ, जापान में मान लीजिए कि किसी जगह है जहाँ पर बहुत तेज भूकंप आते हैं, तो क्या वहाँ के लोग डरे सहमे रहेंगे, ठीक। वहाँ के लोग क्या है, डरे सहमे रहेंगे ना कि बहुत, अब मान लीजिए अभी भूकंप आया, हो सकता है कि फिर और भूकंप आए। मान लीजिए भूकंप आया, उनकी जो घर है वो गिर गया, ठीक। अगर उनका घर गिर जाता है तो क्या वो दोबारा से उतना ही बड़ा घर बनाएंगे, या फिर मान लीजिए कि उतना ही इन्वेस्ट करेंगे क्या, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर एक बार भूकंप आया कि यहाँ पर और आ सकते हैं, है ना, यहाँ पर और भूकंप आ सकते हैं। तो वो क्या है कि खर्च करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, ठीक, हिचकिचाएंगे ना, तो ये एक हो सकता है। वहीं सामाजिक अपंगता। अब मान लीजिए कि कोई जगह पर भूकंप आया, जैसे जापान में भूकंप आया, ठीक, तो वहाँ जिस जगह पर वो भूकंप आया है उसकी अपेक्षा अलग जो जगह है ना, बाकी जो जगह है, बाकी जो सिटीज़ है, उसकी तुलना में वो जो समाज है वहाँ का, क्या वो पिछड़ जाएगा, है ना। पहले तो वो भूकंप आपदा से रिकवरी करेगा, उसके बाद जो है अदर जो सोसाइटी उसकी कंपटीशन में आगे बढ़ेगा, है ना। तो क्या है, सामाजिक अपंगता भी इसका मुख्य जो है नेगेटिव इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव देखा और साथ में हमने क्या देखा, नकारात्मक प्रभाव देखा। तो जिसमें भौतिक प्रभाव देखा, आर्थिक प्रभाव देखा, फिर मैंने आपको बताया कि सामाजिक क्या इफेक्ट पड़ता है, साथ में बताया मैंने कि जो है मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर मैंने बताया कि ये जो भूकंप है उसका पारिस्थितिकी पर कैसा प्रभाव पड़ता है ना। तो चलो ठीक है, वीडियो समझ में आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना फटाफट से, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि भूकंप आपदा का प्रबंधन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। मैंने जैसे आपको बताया था कि क्या है कि कोई भी आपदा हो उसको अगर प्रबंधन करना है, तो मैंने जो आपको 3 पॉइंट बताया था, है ना, जो आपदा चक्र के है वो क्या थे, एक पहले एक है भूकंप से पूर्व, है ना, दूसरा भूकंप है तब, और उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो भूकंप से पूर्व हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर के लोगों को हम लोग जागरूक कर सकते हैं कि मान लीजिए उन लोगों को हम लोग जागरूकता बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भूकंप आता है, अब वहाँ के लोगों को हम लोग बताएंगे कि जब भूकंप आएगा तो आपको क्या करना है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर बाहर है तो क्या है कि खंबे वम्बे जो है वहाँ पर नहीं रहना है ना, खुले मैदान में चले जाना है। अब अगर मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में हैं और वहाँ भूकंप आया हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई जो मजबूत मेज है वहाँ से अगर मान लीजिए निकलने का आप लोग ट्राई करते हैं और उस समय वो बिल्डिंग गिर गई तो आपको जान मान की हानि हो सकती है। आप क्या कर सकते हैं कि जो मजबूत बेंच है ना, आप उसके नीचे बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ के लोगों को अगर हम लोग जागरूक करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भूकंप के होने वाला जो क्षति है हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक। दूसरा हम लोग क्या है, निर्माण और सुरक्षा मानकों का पालन करना। भूकंप में के आने पर कौन कौन सी जो क्या कहना चाहिए गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है ना, ये हम लोग पहले से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक।
वहीं हम लोग बात करते हैं निर्माणों को, है ना, निर्माण की। तो भूकंप जो NDMA है उसने पहले से आपको निर्देश जो है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है उसके दिशा निर्देश। तो अब हम लोग देखेंगे कि निर्माण और सुरक्षा मानकों का पालन करना, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो घर बनाएंगे, है ना, जो घर बना रहे हैं या जो भी हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो भूकंप रोधी बना सकते हैं, है ना। जिसकी वजह से जब भूकंप आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपकी जो बिल्डिंग्स है वो भूकंप रोधी है तो भूकंप जब आता है तो क्या है कि नॉर्मल घर की तुलना में आपको कम इफेक्ट होगा, है ना, जिससे कि जान माल की हम लोग कम हानि होगी। ठीक, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग देख सकते हैं भूकंप रोकथाम और उपकरणों की जांच, है ना। क्या कर सकते हैं कि पहले ही हम लोग जो उपकरण लगाए हुए हैं भूकंप के लिए, है ना, तो उसकी हम लोग जांच करते रहेंगे समय समय पर, है ना। समय समय पर हम लोग जांच करते रहेंगे कि मान लीजिए कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में कि भूकंप की संभावनाएं हो सकती है। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो उपकरण है उसकी समय समय पर जांच कर सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था मॉक ड्रिल, है ना। तो मान लीजिए कि अगर कहीं कोई कंपनी है, मैंने आपको वही समझाया था कि क्या होती है मॉक ड्रिल, है ना। तो अगर कोई कंपनी है वहाँ पर आप, अगर मान लीजिए वहाँ पर भूकंप आता है और वहाँ पर आप लोगों ने मॉक ड्रिल की प्रक्रिया नहीं किए हुए हैं, है ना, जैसे कि वहाँ पर आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की कि जब भूकंप आएगा तो आप लोग किस तरीके से, और दूसरी कंपनी जहाँ पर समय समय पर मॉक ड्रिल प्रक्रियाएँ कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं कंपनी ए की तुलना में बी में कम नुकसान होगा। ठीक है, तो उसका क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को जब जागरूक कर देंगे तो हम लोग वहाँ के लोगों को ये भी बताएंगे कि आप लोग समय समय पर क्या है मॉक ड्रिल जैसी प्रक्रिया करें, जिसकी वजह से आप लोग क्या है कि भूकंप के होने वाले जो क्या कहना चाहिए आपका इफ़ेक्ट है ना, उसको कम कर सकें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। ठीक, योजनाएं बना सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, जो सार्वजनिक जो है इमरजेंसी प्रणाली विकसित कर सकते हैं। तो ये जो है आपके क्या थे, भूकंप के पूर्व आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये कारण थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जागरूकता और शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, साथ ही निर्माण और सुरक्षा के मानकों का पालन कर सकते हैं। फिर भूकंप रोकथाम के जो उपकरण है उसकी हम लोग को समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। साथ ही हम लोगों ने देखा कि जो जांच और अभ्यास है उस पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक, आपातकालीन योजनाएं बनाना चाहिए और जो है आपके जो सार्वजनिक इमरजेंसी प्रणाली है उसको विकसित करना चाहिए। तो ये जो थे आपके भूकंप के पूर्व की जो तैयारी है वो आ जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि NDMA की जो है क्या क्या दिशा निर्देश है भूकंप आपदा को लेकर के। तो भूकंप आपदा की जब हम बात करते हैं तो NDMA का पहला निर्देश है भूकंप रोधी निर्माण, यानी आप लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो वो जो है भूकंप रोधी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर आप जो मतलब भूकंप सुवेद्य क्षेत्र है जहाँ पर आप लोग निर्माण कर रहे हैं तो वो कैसे होना चाहिए, वो ज़्यादा करके क्या है कि भूकंप रोधी होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि जो भूकंप के आने के बाद जो क्या कहना चाहिए आपका नेगेटिव इफेक्ट है वो कम से कम हो। तो ये एक आपका हो जाएगा कौन सा, NDMA का दिशा निर्देश। दूसरा क्या है, दूसरा जागरूकता और तैयारी, है ना। मैंने आपको वही बताया कि लोगों को जागरूक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएंगे कि आपको क्या बोलना चाहिए, भूकंप के समय आपको क्या करना चाहिए, भूकंप के पहले क्या करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग जब तक लोगों को वहाँ के जागरूक नहीं करेंगे तब तक कि क्या है कि जो भूकंप का इफ़ेक्ट है उसको कम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जो भी सुरक्षा बल है वो तो बाद में पहुँचेगा वहाँ पर। एट प्रेजेंट में उन लोगों को आपसी में ही, है ना, जो भूकंप जैसी आपदा है उसको कम करने का ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा जो है हमारा वो आता है आपातकालीन प्रक्रिया। ठीक, तो NDMA ने बताया है कि आपको एक इमरजेंसी किट
होना ही चाहिए आपकी। मैंने जैसे आपको बताया था कि इमरजेंसी किट होना चाहिए आपके पास, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो टॉर्च होना चाहिए, साथ में फर्स्ट एड होना चाहिए, साथ में कुछ क्या है, एक पानी की बोतल होना चाहिए, और कुछ रैप जो है आपके पास चिप्स वगैरह पैकेट्स वगैरह होना चाहिए, जिसमें कि आप जब भूकंप आते हैं तब आप लोग उस जो फर्स्ट एड किट है उसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब जब भूकंप आया हुआ है तो आपको क्या प्रक्रिया देना है ना, तो वो भी आपको एनडीएमए के दिशा निर्देश में आता है। अब हम लोग क्या तीसरा आ जाता है आपका जागरूकता और तैयारी। तो ये तो मैं आपको बता दिया कि जागरूकता कैसे, लोगों को जब तक जागरूक नहीं करेंगे तब तक के क्या है कि भूकंप जैसी आपदाओं का हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे ठीक से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है पुरानी संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण, है ना। ये क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है, या फिर कोई ब्रिज है वो भी बहुत पुराना है, अगर उसका समय समय पर हम लोग क्या है कि उस बिल्डिंग को क्या है अपडेट नहीं करते रहेंगे, है ना, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करते रहेंगे, तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या है इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि भूकंप जैसी गतिविधियों की वजह से वो क्या है गिर जाएगी, तो जिससे क्या हो सकता है कि जान मान की हानि हो सकती है ना। तो क्या है कि जो एनडीएमए है उनका कहना है कि जो पुरानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको क्या है कि समय समय पर अपडेट करते रहना होगा, ठीक। उसके साथ ही क्या है कि नियम और प्रवर्तन, है ना, कि जो एनडीएमए है उनका कहना है कि गवर्नमेंट को क्या है कि जो क्षेत्र है ऐसे उनके आधार पर आपको क्या करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, ठीक। क्या क्या करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। साथ ही अब वो नियम बना लिए तो ऐसा ही नहीं कि मान लीजिए कि नियम बना के रख दिया आपने, अब उसको ज़मीनी स्तर पर क्या है कि आपको अप्लाई भी करना होना चाहिए, है ना। तो ये भी आपका एक जो एनडीएमए है उसका दिशा निर्देश हो जाता है। साथ ही क्या है कि बीमा और वित्तीय सुरक्षा, मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट क्लास में कि बीमा और वित्तीय सुरक्षा का कैसे आपका मतलब यूज़ हो रहा है। कैसे होता है कि मान लीजिए कि अगर मैं भूकंप से ही बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कि अगर कोई जगह है जहाँ पर भूकंप की गतिविधियाँ तेज़ है ना, अब वहाँ पर ही साइड में एक बांध बना हुआ है, ठीक। अब वहाँ पर जहाँ मान ली भूकंप आया, बांध टूट गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो खेत है ना, वो पूरे ख़राब हो गए। क्या कहना चाहिए आपका बिल्डिंग्स है वहाँ पर पूरे पानी घुस गया है, उससे क्या है कि जान मान की हानि हो रही है। अब वो हानि हो रही है तो उसके लिए जो है, अब मान लीजिए खेती की हानि हो गई है ना, जो खेती की हानि हुई है, अब किसान क्या है कि जब उसको पता है कि यहाँ पर भूकंप आता है ना, भूकंप सुबेद क्षेत्र है या बाढ़ सुबेद क्षेत्र है, तो वो क्या है कि वो अब अगली बार जो है वहाँ पर खेती करने से हिचकिचाएगा, है ना, जिसकी वजह से क्या है कि जो खेती किसानी है ना, उस पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिससे खाद्य आपूर्ति में संकट आ सकता है ना। तो गवर्नमेंट क्या है कि ऐसी स्थिति में क्या करती है कि उन जो क्षेत्र है जहाँ पर ऐसे जो आपदा सुभेद्य क्षेत्र है वहाँ पर क्या है कि जो भी आप लोग खेती कर रहे हैं, है ना, या फिर क्या कहना चाहिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए क्या है कि बीमा पॉलिसी लाती है ना। तो जो बीमा पॉलिसी रहेगी आपकी, उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जब उसका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है गवर्नमेंट खुद करती है ना, और आपको क्या है वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। तो उससे क्या है कि जब किसान मान लीजिए कि अगर एक बार क्या है कि आपकी खेत किसानी जो है वो ख़राब भी हो गई, तो गवर्नमेंट आपको इतना तभी सपोर्ट कर देती है कि आप दोबारा से वहाँ पर जो है खेती कर सके, जिससे कि क्या है आपकी खाद्य आपूर्ति भी इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके एनडीएमए के कुछ दिए हुए दिशा निर्देश, है ना। तो जिसमें हम लोगों ने आप देखा कि क्या है कि भूकंप रोधी निर्माण कर सकते हैं, साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं आपातकालीन प्रक्रिया, है ना, ये भी देख सकते हैं। साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक करेंगे, है ना, जो पुरानी स्ट्रक्चर है उनको हम लोग क्या करेंगे अपडेट करेंगे। वहीं हम लोग देखेंगे कि जो है प्रशासन क्या कर सकती है, तो नियम बनाएगी और साथ ही उसको ज़मीनी स्तर पर फॉलो करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, और हम लोगों ने देखा कि जो है बीमा और वित्तीय सुरक्षा देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है ना। मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।